फ्रेंड्स, आई एम मधु एंड आई एम रजत। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का हमने फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी बनाया हुआ है। उस वीडियो में हमने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझा था। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। सो इन एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद आपको ये चैप्टर पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही यूज़फुल और बेनिफिशियल ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका नाम है फिलो। ये ऐप क्लास 8 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल ऐप है। अगर आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स में किसी क्वेश्चन या किसी टॉपिक को समझने में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसे आप बहुत ही ईजिली क्लियर कर सकते हैं फिलो ऐप की मदद से विदिन 60 सेकेंड्स। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको फिलो ऐप को यूज़ कैसे करना है। सो फिलो ऐप को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको उसे गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। फिर जिस क्वेश्चन या जिस टॉपिक को समझने में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसकी फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और फिर अपलोड कर देना है। एंड देन आपको सिलेक्ट करना है कि वो क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट और कौन से टॉपिक का है। और अब आपका काम ख़त्म हो चुका है। अब जो फिलो ऐप है वो 60 सेकेंड्स के अंदर वीडियो कॉल के थ्रू आपको एक ट्यूटर से कनेक्ट कर देगा और वो ट्यूटर आपके क्वेश्चन को, आपकी प्रॉब्लम को 100% क्लियर कर देगा। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो ट्यूटर्स होते हैं जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को क्लियर करेंगे, ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स होते हैं। तो अगर आप किसी टॉपिक को या किसी कंसेप्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप फिलो ऐप की हेल्प से उसे ईजीली क्लैरिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलो ऐप को हम खुद पर्सनली यूज़ करते हैं और हमें ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ऐप लगा, इसीलिए हम आप सभी को भी यही सजेस्ट करेंगे कि आप भी इस ऐप को यूज़ करें एंड इसके फ़ायदे उठाएं। सो दैट्स इट, नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। तो आप क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Why should a magnesium ribbon be cleaned before it is burnt in air? मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले हमें उसे पहले क्लीन क्यों करना पड़ता है? इस क्वेश्चन का हमें आंसर करना है। तो जो भी मैग्नीशियम की रिबन होती है, जब उसको हम ऐसे ही रख देते हैं एयर में तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। और इस वजह से वो जो मैग्नीशियम की रिबन है वो एयर में बर्न नहीं हो पाती, मतलब ऑक्सीजन के साथ आगे फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाती। इसीलिए हमें मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना पड़ता है। क्लीन कैसे करते हैं? सैंड पेपर की हेल्प से क्लीन करते हैं। तो उसी का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। मैग्नीशियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। जब मैग्नीशियम को हम एयर में रखते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है अपने ऊपर। सो मैग्नीशियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल। व्हेन स्टोर्ड it reacts with oxygen to form a layer of magnesium oxide on its surface. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। Then this layer of magnesium oxide is quite stable and prevents further reaction of magnesium with oxygen. और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, इस वजह से ये लेयर काफ़ी स्टेबल होती है और इस वजह से मैग्नीशियम का आगे फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाता ऑक्सीजन के साथ, मतलब जो मैग्नीशियम की रिबन है वो एयर में बर्न नहीं कर पाती। ठीक है। So the magnesium ribbon is cleaned by sandpaper for removing this layer so that the underlying metal can be exposed to air. इसलिए हम मैग्नीशियम की रिबन को सैंड पेपर से क्लीन करते हैं ताकि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाए और जो मैग्नीशियम का मेटल है वो एयर से एक्सपोज हो और फिर उसको हम एयर में बर्न कर पाएँ। ठीक है, दैट्स वाई वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग इट इन एयर। सो ये इसका आंसर हो गया। लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the second question is, write the balanced equation for the following chemical reactions. So friends, हमें कुछ chemical reactions दिए गए हैं और हमें इन्हें बैलेंस करना है। तो देखो ये जो chemical reactions हैं word equation की फॉर्म में दिए गए हैं। So सबसे पहले हम इसकी chemical equation बनाएंगे, उसके बाद हम उसे बैलेंस करेंगे। तो देखो फर्स्ट पार्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस chemical reaction की पहले हम chemical equation बनाते हैं। So देखो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, हम जानते हैं इट इज H2 एंड क्लोरीन गैस का फॉर्मूला है Cl2. Okay, so it will be H2 plus Cl2
गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? इट इज HCl। हम जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का केमिकल फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं, ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। सो इट विल बी HCl। अब फ्रेंड्स हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। सो हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते ही क्यों हैं? सो इसका आंसर है फ्रेंड्स, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? ये भी हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ये एक लॉ है जो स्टेट करता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट साइड जो मास एलिमेंट्स का और जो प्रोडक्ट साइड जो मास है वो इक्वल होना चाहिए। यानी कि रिएक्टेंट साइड जो एलिमेंट्स के जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड भी एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, तो अब हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले इस केमिकल इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? पहला यहाँ पे एलिमेंट है हाइड्रोजन, देन नेक्स्ट इज क्लोरीन। तो देखो रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन की पहले बात करेंगे। रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है, प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन का एक ही एटम प्रेजेंट है। तो इसे हम कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2HCl, 2HCl। ओके, सो देखो अब वापस एक बार चेक करते हैं। हाइड्रोजन के यहाँ पर रिएक्टेंट साइड 2 एटम्स हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हो गए। रिएक्टेंट साइड क्लोरीन के 2 एटम्स प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड भी 2 ही एटम्स प्रेजेंट है, क्योंकि जो 2 है ये हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा, क्लोरीन से भी मल्टीप्लाई होगा। सो नाउ दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, तो एक बार फिर से आप लास्ट में चेक कर सकते हो। हाइड्रोजन के 2 एटम्स, यहाँ पर भी 2 एटम्स, रिएक्टेंट साइड क्लोरीन के 2 एटम्स और प्रोडक्ट साइड भी 2 ही एटम्स प्रेजेंट है। सो नाउ दिस केमिकल इक्वेशन इज balanced. Now the next chemical reaction is barium chloride plus aluminium sulfate gives barium sulfate plus aluminium chloride. So ये है पूरा chemical reaction। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। So सबसे पहले हम इसी chemical equation को लिख लेते हैं, then we will balance it. So barium chloride का chemical formula क्या है? It is BaCl2. Okay, so BaCl2 is the chemical formula of barium chloride plus aluminium sulfate. So इसका क्या chemical formula है? It is Al2 and sulfate का है SO4 and then bracket close 3. Okay, this is aluminium sulfate gives barium sulfate plus aluminium chloride. So barium sulfate का chemical formula क्या है? It is BaSO4. So this gives BaSO4 plus next is aluminium chloride. So aluminium chloride का formula है AlCl3. ओके, सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन। अब हम इसे बैलेंस करते हैं। सो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या है कि इस केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। पहला है बैरियम, देन इज क्लोरीन, देन इज एल्यूमिनियम एंड देन फोर्थ इज द सल्फेट। सो 1 बाय 1 हम इसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैरियम की। सो रिएक्टेंट साइड बैरियम का एक एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और प्रोडक्ट साइड भी एक ही एटम प्रेजेंट है। सो ये तो बैलेंस्ड हो गया। देन नेक्स्ट एलिमेंट इज क्लोरीन। सो क्लोरीन के यहाँ पर 2 एटम्स प्रेजेंट है और यहाँ पर 3 एटम्स प्रेजेंट है, AlCl3 है। तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे? देखो यहाँ पे अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3, तो ये क्या हो गया? दिस इज 3BaSO4। यहाँ पर क्या लिखा है? 3 है। सो देखो बैरियम 3 हो गया एंड 3 2 6। क्लोरीन के कितने एटम्स हो गए? 6 एटम्स हो गए और यहाँ पर 3 एटम्स हैं। सो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 2 3 क्या होता है? 6 होता है। सो वी विल मल्टीप्लाइड बाय 2। यहाँ पर क्या है? 2 है। सो यहाँ पर 2 3 क्या हो गए? 6 एटम्स हो गए क्लोरीन के, और यहाँ पर भी 3 2 कितने हो गए? 6 एटम्स हो गए। एक बार वापस चेक करते हैं। बैरियम के कितने? 3 एटम्स और क्लोरीन के 6 एटम्स। यहाँ पर 2 3 क्लोरीन के तो 3, यहाँ पर 6 एटम्स हो गए, लेकिन बैरियम का यहाँ पर सिर्फ एक ही एटम है, जबकि यहाँ पर कितने हैं? 3 एटम्स हैं। सो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वापस एक बार चेक करते हैं। अगर आप कोई भी नंबर लिखते हो उसके बाद वापस इसे चेक कर लो इक्वेशन को। सो बैरियम के 3 एटम्स, यहाँ पर भी बैरियम के 3 एटम्स, क्लोरीन के 6 एटम्स, यहाँ पर क्लोरीन के 2 3 6 एटम्स। देन नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम। सो रिएक्टेंट साइड एल्यूमिनियम के 2 एटम्स प्रेजेंट है, प्रोडक्ट साइड कितने हैं? इट विल बी 2 ही एटम प्रेजेंट है। सो ये बैलेंस्ड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट इज सल्फेट। सल्फेट यानी कि SO4। अब इसे कैसे बैलेंस करेंगे? देखो रिएक्टेंट साइड सल्फेट के 3 एटम्स प्रेजेंट है, SO4 3। सो यहाँ पर कितने एटम्स प्रेजेंट है? 3 एटम्स हैं, और यहाँ पर सिर्फ कितना? एक ही एटम प्रेजेंट है, प्रोडक्ट साइड। सो इसे देखो यहाँ पर ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फ्रेंड्स देखो, ध्यान रखो, ये 3 सल्फेट से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट साइड भी 3 ही एटम्स प्रेजेंट है सल्फेट के। ओके, सो ये पूरी केमिकल इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस्ड। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया।
अब फ्रेंड्स हमारा थर्ड केमिकल रिएक्शन है सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स अब हम इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। इसकी एक बार केमिकल इक्वेशन को लिख लेते हैं। सो सोडियम का क्या होगा, यहाँ पे इट विल बी Na। सोडियम का फॉर्मूला तो हम जानते हैं Na प्लस वाटर इज H2O। दिस गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, ये भी हम जानते ही हैं। सो NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस यानी कि H2। ओके, तो अब हम इसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले सोडियम का यहाँ पर रिएक्टेंट साइड एक एटम प्रेजेंट है, प्रोडक्ट साइड भी एक ही एटम प्रेजेंट है, ठीक है। देन हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड 2 एटम्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पर देखो एक एटम प्रेजेंट है और यहाँ पर 2 एटम प्रेजेंट है। सो 1 + 2 इज 3 एटम्स प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड कितने से 2 थे, यहाँ पर 3 है। तो इसे हम कैसे बैलेंस करेंगे, देखो अगर यहाँ पर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या हुआ, यहाँ पे 2 × 2 = 4 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए और यहाँ पर 3 है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि क्या हुआ देखो अगर इसको 2 हाइड्रोजन के हो गए 2 प्लस यहाँ पर भी 2 थे तो 2 + 2 इज 4। अब यहाँ पे देखो 2 × 2 = ये भी 4 हो गए। सो हाइड्रोजन हो गया हमारा बैलेंस एंड सोडियम ऑलरेडी बैलेंस था। लेकिन फ्रेंड्स देखो यहाँ पर हमने जैसे ही 2 लगाया तो ये 2 ये सोडियम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो सोडियम के भी 2 एटम्स हो गए और यहाँ पर सोडियम का एक है। सो इसके यहाँ पर भी हम 2 लिख देते हैं। सो वापस चेक करते हैं, सोडियम के 2 एटम्स, सोडियम के यहाँ पर भी 2 एटम्स, हाइड्रोजन के 4 एटम्स, यहाँ पर भी 2 एंड 2 दैट इज 4 एटम्स। ओके, सो 4 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के दोनों साइड। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। सो रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पर भी कितने 2 ही एटम्स प्रेजेंट हैं। सो दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड। अब फ्रेंड्स हमारी फाइनली ये पूरी केमिकल इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया। सो तीनों ही बहुत ईजी थे अगर हमें जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करते हैं। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो सो आप हमारा डिटेल्ड वीडियो भी देख सकते हो। सो फ्रेंड्स दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ let's move on to the next question. So the third question is write a balanced chemical equation with state symbols for the following reactions. तो ये reactions हमें given है, इनकी हमें chemical equation लिखनी है और इनके symbols भी बताने हैं कि ये solid state में present है या liquid या gaseous या aqueous कौन से state में present है, उसके symbol भी हमें लिखने हैं, ठीक है। तो ये हमें केमिकल रिएक्शंस गिवन है। सबसे पहले हम इनकी इक्वेशन बनाते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट इज सोल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो जो बैरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट ये सोल्यूशन है इनका पानी में, मतलब ये दोनों पानी में घुले हुए हैं। अब ये पानी में घुले हुए हैं तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि ये एक्वस स्टेट में है। एक्वस स्टेट में कब होते हैं, जब कोई चीज़ पानी में डिजोल्व होती है, उसका सोल्यूशन होता है तो वो एक्वस स्टेट में है। तो यहाँ पर जो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट है ये दोनों एक्वस स्टेट में। तो इन दोनों को रिएक्ट करने के बाद क्या बना, इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट, मतलब एक प्रेसिपिटेट बना। ये हमने डिस्कस किया है चैप्टर में फुल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में कि जब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं कि रिएक्शन के बाद जब कोई इनसॉल्युबल चीज बनती है उसको प्रेसिपिटेट बोला जाता है। तो इन दोनों को रिएक्ट करने के बाद बैरियम सल्फेट बना, मतलब ये क्या है, प्रेसिपिटेट बना है। अब प्रेसिपिटेट हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है, वो सॉल्युबल नहीं होता है। सो ये सॉलिड फॉर्म में है, इसकी स्टेट क्या होगी, सॉलिड। सो इसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और साथ साथ क्या बना, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बना। तो हमें इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है BaCl2, ठीक है, ये हमने लिख दिया BaCl2। और ये इसने रिएक्ट किया सोडियम सल्फेट के साथ, तो इसका पहले हम स्टेट भी लिख देंगे। स्टेट को अभी हम बाद में लिख लेते हैं, सबसे पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। सो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 होता है प्लस सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4, Na2SO4, ये हो गया सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला। अब इन्होंने रिएक्ट किया और क्या बना, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है BaSO4, है ना, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सो बना BaSO4, देन और क्या बना, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, तो ये बन गया NaCl, ठीक है। अब इसको अभी हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस हमें पता है हम बैलेंस कैसे करते हैं, जो जितने एलिमेंट के एटम्स रिएक्टेंट के साइड प्रेजेंट हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड होने चाहिए। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होनी चाहिए हर एक एलिमेंट के। तो कितने एलिमेंट्स हैं इस केमिकल इक्वेशन में, बेरियम है, क्लोरीन है, सोडियम है और सल्फेट है। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेरियम को। तो यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड बेरियम के कितने एटम
है, एक ही एटम प्रेजेंट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं Ba का सिर्फ एक ही एटम है, बेरियम का एक ही एटम है। अब देखते हैं प्रोडक्ट साइड, तो प्रोडक्ट साइड भी बेरियम का एक ही एटम है, तो बेरियम तो बैलेंस्ड है। अब बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का यहाँ पर 2 एटम प्रेजेंट है और प्रोडक्ट की साइड क्लोरीन का सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड क्लोरीन के 2 एटम्स है और यहाँ पर सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी 2 एटम्स होने चाहिए तभी क्लोरीन बैलेंस होगा, इसलिए यहाँ पर हम इसके आगे 2 लिख देंगे। तो जब हमने NaCl के आगे 2 लिख दिया तो अब क्लोरीन के 2 एटम्स हो गए। हम डायरेक्टली क्लोरीन के आगे यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते, हमें पूरे NaCl के आगे 2 लिखना पड़ेगा बिकॉज ये कंपाउंड है, ठीक है। तो अब सोडियम के भी 2 एटम्स हो गए और क्लोरीन के भी 2 एटम्स हो गए, तो अभी हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं हम सोडियम की, तो Na के यहाँ पर कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट वाली साइड। अब प्रोडक्ट वाली साइड Na के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, क्योंकि अभी हमने 2 लगाया था NaCl के आगे, तो Na के 2 एटम्स हो गए, तो Na तो हमारा बैलेंस हो गया, सोडियम बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं सल्फेट की, तो सल्फेट का सिर्फ एक ही एटम है, सल्फेट का ये एक ही एटम है SO4, और प्रोडक्ट की साइड SO4 का, सल्फेट का भी एक ही एटम है, तो सल्फेट हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। आप चेक कर सकते हो, हर एक एलिमेंट की इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होनी चाहिए, दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, और ये हमने इसको बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब इसका हमें स्टेट भी लिखना है, ये कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, तो ये केमिकल रिएक्शन देख के हमें पढ़ के हमें पता चल रहा है कि ये दोनों तो एक्वा स्टेट में प्रेजेंट थे बिकॉज ये पानी में डिसॉल्व थे, है ना। तो इसके साइड में हम लिख देंगे एक्वस को हम एक ह्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन ये BaSO4 क्या है, ये हमारा प्रेसिपिटेट बना, और प्रेसिपिटेट हमेशा सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो इसका स्टेट होगा सॉलिड, इसको हम S से रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर और क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना, तो ये भी पानी में डिसॉल्व है, तो इसका स्टेट होगा एक्वस, ये भी एक्वस होगा, ठीक है। तो इनके सबके हमने स्टेट भी लिख दिए। तो इस फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर है BaCl2 एक्वस स्टेट में प्लस Na2SO4 ये भी एक्वस स्टेट में, इट गिव्स बेरियम सल्फेट विच इज इन सॉलिड स्टेट बिकॉज ये प्रेसिपिटेट है, और सोडियम क्लोराइड विच इज इन एक्वस स्टेट, और हमने साथ ही साथ बैलेंस भी कर दिया इस इक्वेशन को। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सो सेकेंड केमिकल रिएक्शन है हमारा, सेकेंड केमिकल रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर। तो देखो केमिकल रिएक्शन पढ़ के ही हमें कितना अच्छे से क्लियर हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है वाटर में, तो ये एक्वा स्टेट में है। ऐसे ही ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये भी वाटर में इसका सोल्यूशन है, तो ये भी एक्वा स्टेट में। अब इन दोनों की रिएक्शन के बाद क्या बना, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बना, मतलब ये भी एक्वस है, और साथ ही साथ वाटर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो वाटर तो हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है, तो इसका स्टेट लिक्विड होगा, ठीक है। अब इसकी हम केमिकल इक्वेशन बना लेते हैं। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है, प्लस इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, ठीक है। तो ये हो जाएगा HCl। इन दोनों के रिएक्शन के बाद क्या बना, इन दोनों की रिएक्शन के बाद बना सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl प्लस, और साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस हुआ, वाटर प्रोड्यूस हुआ, वाटर का फॉर्मूला होता है H2, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम की कितने एलिमेंट्स हैं इस पूरी इक्वेशन में, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो हम एक एक एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। तो सोडियम देखते हैं, तो Na के यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड एक ही एटम है और यहाँ पर भी एक ही एटम है, तो सोडियम बैलेंस्ड है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन का एक ही एटम है, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की रिएक्टेंट वाले साइड कितने एटम्स प्रेजेंट है, एक एटम तो यहाँ पर है और एक एटम यहाँ HCl में, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट वाली साइड, और प्रोडक्ट वाली साइड हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। अब बात करते हैं क्लोरीन की, तो Cl का एक ही एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट वाली साइड भी Cl का एक ही एटम प्रेजेंट है। तो सारे एलिमेंट्स बैलेंस्ड हैं, मतलब सारी हमारी जो केमिकल इक्वेशन है ये ऑलरेडी ही बैलेंस्ड है, इसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। अब इसका हम स्टेट लिख देते हैं कि ये कौन से स्टेट में प्रेजेंट है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ये दोनों वाटर में डिजोल्व हैं, तो NaOH का स्टेट होगा एक्वस, ब्रैकेट में हम AQ लिख देंगे, ये भी एक्वस स्टेट में बिकॉज ये भी पानी में डिजोल्व था, एंड NaCl ये भी, इसका भी स्टेट एक्वस ही होगा बिकॉज ये भी पानी में डिजोल्व था, एंड वाटर का स्टेट लिक्विड होता है बिकॉज ऑब्वियसली वाटर लिक्विड होता है, सो इसका स्टेट हो जाएगा लिक्विड L, ठीक है। तो इन सब का हमने स्टेट भी लिख दिया। तो सेकंड पार्ट का आंसर है NaOH विच इज एक्वस प्लस HCl विच इज ऑल्सो एक्वस रिएक्ट्स एंड गिव
NaCl विच इज एक्वस प्लस वाटर H2O विच इज लिक्विड। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट का आंसर है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। ये दो पार्ट्स हमें केमिकल रिएक्शंस गिवन थे, इनकी हमने केमिकल इक्वेशन बनाई एंड इनको बैलेंस करके इनका स्टेट भी लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे आपको बैलेंस करना है। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो पेज नंबर 10 पर गिवन है। अभी जो पिछले हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस करे वो पेज नंबर 6 पर गिवन थे। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। फर्स्ट पार्ट, इसके दो पार्ट है क्वेश्चंस के। फर्स्ट है नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। सेकंड पार्ट है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन फर्स्ट अबव विद द वाटर। तो देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक सब्सटेंस X है और उसका सोल्यूशन, यानी कि जब हम उस सब्सटेंस X को पानी में डिसॉल्व करते हैं उसका जो सोल्यूशन होता है उसको व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि वो सब्सटेंस X है क्या। सेकेंड पार्ट में पूछा है कि वो रिएक्शन हमें बताना है जब वो X सब्सटेंस वाटर के साथ रिएक्ट करके वो सोल्यूशन बनाता है जिसका व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। पहले पार्ट का आंसर है, ये पहले पार्ट का आंसर है, देन दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। First is the substance whose solution in water is used for white washing is calcium oxide। यानी कि वो जो X सब्सटेंस है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, उसका केमिकल फॉर्मूला है CaO। और इस X सब्सटेंस को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है उसका यूज होता है व्हाइट वॉशिंग में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जो X सब्सटेंस है, उसका व्हाइट वॉशिंग में यूज नहीं होता है, उसके सोल्यूशन का व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है जब हम उसे पानी में डालते हैं, उसका जो सोल्यूशन बनता है। ओके, इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग इज कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम, इट्स फॉर्मूला इज CaO। तो फ्रेंड्स ये इसका एक और केमिकल नेम है क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड का, और इसका केमिकल फॉर्मूला है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये था हमारा सब्सटेंस X। अब सेकेंड पार्ट में पूछा है कि जब हम इस सब्सटेंस X को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो जो रिएक्शन है वो क्या फॉर्म करता है और उस रिएक्शन को हमें लिखना भी है। तो देखो सेकेंड पार्ट है CaO जो कि सॉलिड फॉर्म में कैल्शियम ऑक्साइड, इसका एक और केमिकल नेम है क्विक लाइम। जब ये रिएक्ट करता है पानी में यानी कि इसका जो एक्वस सोल्यूशन बनता है वो क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH2, जो कि ऑब्वियसली क्या है एक्वस स्टेट में, क्योंकि जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला तो वो क्या बन गया, उसका एक्वस सोल्यूशन बन गया। ओके, और इसी का यूज होता है फ्रेंड्स, इसी का यूज होता है व्हाइट वॉशिंग में। ओके, सो देखो जब सब्सटेंस X को हम पानी में डालते हैं तो इसका सोल्यूशन, इसका जो सोल्यूशन होता है जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है तो उसका यूज होता है व्हाइट वॉशिंग में। ओके, सो दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका केमिकल नेम है स्लेक्ट लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल नेम है क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है स्लेक्ड लाइम। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये दोनों पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the second question is, why is the amount of gas collected in one of the test tubes in textbook activity 1.7 electrolysis of water double of the amount collected in the other? Name this gas. तो अगर आपने NCERT अच्छे से पढ़ी है, पूरे चैप्टर को अच्छे से समझा है, तो आपको पता होगा कि 1.7 जो एक्टिविटी है उसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम वाटर को डिकम्पोज करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, इसको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करके। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.7 में क्या हुआ पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ एंड देन हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक्टिविटी 1.7 में एक जार है, ठीक है, एक जार है और इसमें हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स लगाई। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब्स लगाई, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कैथोड है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कैथोड है और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर एनोड है। ठीक है, एंड इन दोनों को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, एंड ये जो जार है इसके अंदर हमने पानी भर दिया, वाटर डाल दिया। ठीक है, पानी है इस जार के अंदर। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ये जो कैथोड होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो एनोड होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये हो जाएगा H2 हाइड्रोजन गैस और
ऑक्सीजन गैस में ये डिकम्पोज हो जाएगा। सो H2O को जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इसमें से तो ये हो जाएगा H2 + O2, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। अब ये जो इक्वेशन बनी है इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। तो हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन बैलेंस है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर एक ही एटम है और यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 एटम है, तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो 2 एटम्स हमें चाहिए बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पर हम इसके आगे हम 2 लिख देंगे। तो अब ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो चुके हैं और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन जब हमने इसके आगे 2 लिखा, H2O के पूरे इस कंपाउंड के आगे हमने 2 लिख दिया, तो अब हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया क्योंकि हाइड्रोजन तो हमारा पहले से ही बैलेंस था। जब हमने यहाँ पर 2 लिखा तो अब ये जो H2 है, जो हाइड्रोजन है, इसके कितने एटम्स हो गए? 4 एटम्स हो गए बिकॉज ये 2H के लिए भी है, O के लिए भी है। तो अब हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो चुके हैं, तो यहाँ पर भी हमें हाइड्रोजन के 4 एटम्स करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर भी हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड, और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया है जिसमें वाटर प्रेजेंट है, ये कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होगी। तो अब ये जो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव आयंस को अपने पास अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस के जो आयंस है वो कैथोड के पास यहाँ पर उसके पास इकट्ठे हो जाएंगे और पूरी टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। ठीक है, और जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और हमें पता है अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए जो ऑक्सीजन गैस है वो एनोड के पास आ जाएगी। तो यहाँ पर एनोड के पास ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया है कि एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस कलेक्ट हुई है वो डबल कलेक्ट हुई है जो दूसरी टेस्ट ट्यूब में गैस कलेक्ट हुई है, ऐसा क्यों है? तो हमें पता है कि हाइड्रोजन के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए हाइड्रोजन जो गैस है वो ज़्यादा कलेक्ट हुई है कैथोड के पास, क्योंकि हाइड्रोजन के यहाँ पर हम देख सकते हैं, इस इक्वेशन की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर और ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो डबल प्रोड्यूस हुई है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन गैस, बिकॉज हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? In activity 1.7, water is electrolyzed to give H2 gas at one electrode and O2 gas at the other electrode। तो हमने H2 और O2 गैस को कलेक्ट कर लिया दोनों इलेक्ट्रोड्स में, कैथोड और एनोड में, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी। ठीक है, और ये हमने बैलेंस्ड इक्वेशन भी लिख दी। ठीक है, H2O, और जब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये H2 और O2 में ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर हमने इसको बैलेंस भी कर दिया। ठीक है, Thus, 2 molecules of water on electrolysis give 2 molecules of hydrogen gas and 1 molecule of oxygen gas, or in other words, the amount of hydrogen gas collected would be double than that of oxygen gas। तो जब 2 molecules of water को, जब पानी के 2 मॉलिक्यूल्स को हमने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए और ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब कि जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन के डबल प्रोड्यूस हुई है, इसीलिए एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस कलेक्ट हुई है वो डबल है एज कम्पेयर टू द अदर गैस विच इज कलेक्टेड इन द अदर टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो नेम दिस गैस, कौन सी गैस की हम बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि हाइड्रोजन ही डबल कलेक्ट हुई है एक इलेक्ट्रोड में। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये एक्टिविटी 1.7 पर बेस्ड था। अगर आपने एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ी है, एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट्स और एक्टिविटीज़ को आपने अच्छे से समझा है, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज, तो अभी जो हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस करे वो पेज नंबर 10 पर थे, अब हम पेज नंबर 13 पर आ गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट? यानी कि जब हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन नेल, यानी कि जब एक लोहे की कील को हम उसमें डुबाते हैं तो उस सोल्यूशन का कलर क्यों चेंज हो जाता है, उसका क्या रीजन है? तो इसका आंसर रीड करते हैं। व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
reaction takes place, the color of the copper sulfate solution fades due to the formation of light green solution of iron sulfate. तो होता क्या है कि जो आयरन नेल होता है वो ऑब्वियसली आयरन का बना होता है, तो जब उस आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करते हैं तो वहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जब एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाम से क्लियर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो देखो यहाँ पर एक बार रिएक्शन को रीड कर लें, इजीली हमें समझ आ जाएगा. आयरन है, सॉलिड फॉर्म में है, प्लस CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है, तो दैट इज द एक्वस सोल्यूशन, और ये कलर में ब्लू कलर का होता है. ओके, तो जब हम इस ब्लू कलर के सोल्यूशन में आयरन के नेल को डुबाते हैं तो होता क्या है कि जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है. ये हमने रिएक्टिविटी टेबल में हम जानते हैं कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दी कॉपर, तो वो उसके सोल्यूशन में से उसे डिस्प्लेस कर देता है. और क्या बनेगा? ऑब्वियसली जब कॉपर हट जाएगा और इसकी जगह आयरन आ जाएगा तो क्या बनेगा? FeSO4. तो इस सोल्यूशन का नाम है आयरन सल्फेट सोल्यूशन. तो इसका नाम क्या है? इट इज आयरन सल्फेट सोल्यूशन एंड इट इज ग्रीन इन कलर. इट इज अ ग्रीनिश सोल्यूशन प्लस कॉपर. तो जो कॉपर है वो ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में बच जाता है एज अ प्रेसिपिटेट इन द सोल्यूशन. ओके, तो आई होप आपको ये रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गया है कि जब आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में तो क्या फॉर्म होता है? आयरन सल्फेट फॉर्म होता है और ये ग्रीनिश सोल्यूशन होता है. पहले जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था उसका कलर ब्लू था, अब कलर हो गया ग्रीन, तो इसके कलर में चेंज आया. तो यही था फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया. सो लाइट ग्रीन सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट. सो दिस वाज द क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन. So the second question is, give an example of a double displacement reaction other than the one given in activity 1.10. तो 1.10 में 1.10 जो एक्टिविटी थी उसमें जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गिवन था उसके अलावा हमें और किसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देना. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? Those reactions in which two compounds are react by changing ions to form new compounds. जब दो compounds आपस में रिएक्ट करते हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं और नए कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं. तो एक्टिविटी 1.10 में कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था? इट वाज सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड. तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था एक्टिविटी 1.10 में. तो इसके अलावा हमें और किसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देना है. तो कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हो. यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का. तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज NaOH, ठीक है, जब ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड NaCl और वाटर बनता है विच इज H2O. तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Na किसके साथ डिस्प्लेस हुआ? Na के साथ OH आ गया. यहाँ पर जो NaOH था सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ Cl आ गया, क्लोराइड आ गया, तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया. एंड HCl में से H के साथ ये H2O आ गया. ठीक है, यहाँ पर एक H का, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एटम था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एटम था, तो ये H2 हो गया, हाइड्रोजन के दो एटम्स हो गए. एंड ऑक्सीजन का एक एटम यहाँ पर था तो ये इसके साथ जुड़ गया. तो ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में रिएक्ट किया तो इन्होंने बनाया सोडियम क्लोराइड और वाटर. तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है. और कोई दूसरा एग्जाम्पल भी आप दे सकते थे, इट्स योर विश. तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन था. इट वॉज वेरी वेरी ईजी. सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the third question is, identify the substances that are oxidized and the substances which are reduced in the following chemical reactions. So हमें दो chemical reactions दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इन chemical reaction में कौन से substance oxidize हो रहे हैं और कौन से substance reduce हो रहे हैं. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि oxidation reactions क्या होते हैं और reduction reactions क्या होते हैं. देखो, oxidation reaction यानी कि ऐसे reaction जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव होती है, और रिडक्शन रिएक्शन इसके उल्टे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन ऐड होती है और ऑक्सीजन रिमूव होती है. सो दीज आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन. अब देखो, पहला केमिकल रिएक्शन है
सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, यहाँ पर 4Na लिखा है 2Na2, सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, अब देखो इसका फर्स्ट का आंसर है सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज्ड इज Na एंड एज इट गेन्स ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। तो हमें बताना है कि इस केमिकल रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है। तो हम इजीली देख सकते हैं, एक बार केमिकल रिएक्शन को रीड भी कर लेते हैं। सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव सोडियम ऑक्साइड। तो केमिकल रिएक्शन से पहले था सोडियम और केमिकल रिएक्शन के बाद सोडियम ऑक्साइड बन गया, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो गया। दिस मींस इट इज ऑक्सीडाइज्ड। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है? Na, यानी कि सोडियम। और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है? O2। ओके, तो यही यहाँ पर लिखा है आंसर में, सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज्ड इज Na, यानी कि सोडियम, एज इट गेन्स ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। ओके, अब फ्रेंड्स सेकंड पार्ट है, सेकंड केमिकल रिएक्शन है CuO plus H2 gives Cu plus H2O, यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर। ओके, H2O यानी कि वाटर। तो हमें बताना है कि इस केमिकल रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। हम देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन से पहले था CuO, केमिकल रिएक्शन के बाद सिर्फ Cu बचा, इसका मतलब जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो गया, वो रिमूव हो गया। तो कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है? इट इज CuO। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है? इट इज H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर यही लिखा है सब्सटेंसेस रिड्यूस्ड इज CuO। CuO क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के बाद सिर्फ Cu बचा। एंड एज हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड एज इट गेन्स ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन करा एंड इट बिकम्स H2O, यानी कि वाटर। तो यही फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन था, इसके दो पार्ट थे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ओके, नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the first question is, तो फ्रेंड्स अब हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे कर लिए, जो हमारी चैप्टर के बीच में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस गिवन थे वो हमने सारे सॉल्व कर लिए और डिस्कस कर लिए। अब हम बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मतलब जो चैप्टर के बाद में जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो ये रिएक्शन हमें गिवन है, इस रिएक्शन से रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स गिवन है और ये चार ऑप्शंस हमें गिवन है, तो हमें टिक द करेक्ट मतलब सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो रिएक्शन क्या है? 2PbO plus C gives 2Pb plus CO2, मतलब जब लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तब बनता है लेड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन है। तो अब इस रिएक्शन से रिलेटेड ये चार स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, तो इनको रीड करते हैं एंड फाइंड करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो ये पहली स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि लेड रिड्यूस नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो बना लेड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्शन के बाद जो लेड के साथ जो ये ऑक्सीजन था ये रिमूव हो गया और कार्बन के साथ जुड़ गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर रिड्यूस क्या हो रहा है? रिड्यूस क्या हो रहा है? लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुई है। सो यहाँ पर रिड्यूस कौन सा सब्सटेंस हुआ है? लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, लेड रिड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है, पूरा वो कंपाउंड रिड्यूस हुआ है। तो ये जो ए स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, अब अगली स्टेटमेंट देखते हैं। सो अगली स्टेटमेंट है बी, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइड। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि रिएक्शन के बाद जो लेड ऑक्साइड का ऑक्सीजन था वो कार्बन में जुड़ा, मतलब कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये जो पहली और दूसरी स्टेटमेंट है ये दोनों ही गलत हैं। अब आगे की दो स्टेटमेंट्स और पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, सो सी इज करेक्ट। देन अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ये वाली स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है एंड वो लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ और ये लेड बन गया, तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। तो सी और डी स्टेटमेंट करेक्ट है और जो ए बी स्टेटमेंट है ये दोनों इनकरेक्ट है। तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ए और बी। तो अब देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में ए और बी है। फर्स्ट ऑप्शन इज ए एंड बी, सेकंड ऑप्शन इज ए एंड सी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा, बिकॉज ए एंड बी दोनों ये स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 विच इज ए एंड बी। ठीक है, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, बहुत इजी था। आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए, आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके,
So now let's move on towards the next question. So the question number 2 is iron oxide plus aluminium gives aluminium oxide plus iron. The above reaction is an example of, तो हमें बताना है कि जो गिवन केमिकल रिएक्शन है ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इट इज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. तो यार देखने से पता चल रहा है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन. तो देखो आयरन एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है, ये हम जानते हैं रिएक्टिविटी टेबल में आयरन एल्यूमिनियम से नीचे आता है, तो एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है. तो एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम आयरन ऑक्साइड. क्या फॉर्म हुआ? एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑब्वियसली फॉर्म हुआ प्लस आयरन. ओके, तो ऑब्वियसली ये क्या है? ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एंड इसका आंसर ऑब्वियसली क्या है? सी है. सॉरी, इट इज डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, तो बहुत इजी इसका एमसीक्यू टाइप का ये क्वेश्चन था. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the third question is, what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? Tick the correct answer. तो हमें बताना है कि जब हम iron fillings को dilute hydrochloric acid में ऐड करते हैं तब क्या होता है, क्या प्रोड्यूस होता है. हमें सही ऑप्शन को टिक करना है. तो जब हम iron fillings को dilute hydrochloric acid में डालते हैं तब आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, बिकॉज जो आयरन है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से आयरन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और आयरन क्लोराइड बन जाता है एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. तो इसका रिएक्शन कैसा होता है मैं आपको वैसे रफ लिख कर बता देती हूँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हम आयरन फिलिंग्स को डालते हैं तो ये जो आयरन है ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, बिकॉज आयरन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो आयरन क्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाती है. ठीक है, ये सही रिएक्शन नहीं है, वैसे मैंने आपको लिख के बता दिया. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें से? करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस. तो पहला ऑप्शन ही सही है, बिकॉज हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होते हैं. बाकी के ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं. क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस. क्लोरीन गैस कैसे प्रोड्यूस होगी जब क्लोरीन है ही नहीं इस रिएक्शन में? तो ये ऑप्शन गलत है. नो रिएक्शन टेक्स प्लेस. ऐसा भी नहीं है कि कोई रिएक्शन नहीं होता, होता है रिएक्शन. और ये कौन से टाइप का रिएक्शन है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि आयरन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया. देन लास्ट ऑप्शन इज आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस. नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है. सो द आंसर इज ए ऑप्शन, विच इज हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस. तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर था. सो वेरी इजी. लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the question number 4 is, what is a balanced chemical equation? Why should chemical equation be balanced? तो यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं. पहला क्वेश्चन है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है, और हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं, उसका क्या रीजन होता है. तो ये तो अभी हम वैसे भी डिस्कस कर ही चुके हैं. हमने बहुत सी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करा भी, तो वही यहाँ पर हमें लिखना है. आंसर है इसका, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. तो देखो यार, हम जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन के दो साइड होते हैं, एक तो रिएक्टेंट साइड और एक प्रोडक्ट साइड. तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसके रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके एटम्स सेम नंबर में प्रेजेंट हो. यही यहाँ पर लिखा है कि जैसे हमने इक्वेशन को बैलेंस करा, यानी कि रिएक्टेंट साइड एलिमेंट्स के जितने एटम्स प्रेजेंट है उतने ही प्रोडक्ट साइड भी एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए. ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं. सो इसका रीजन है टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है फ्रेंड्स? देखो ये एक लॉ है विच स्टेट्स दैट कि एक केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड जो मास होना चाहिए एलिमेंट्स का, एटम्स का जो मास होना चाहिए वो सेम होना चाहिए. और मास कब सेम होगा? जब एटम सेम नंबर में प्रेजेंट होंगे. तो उसी को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बहुत सिंपल डेफिनेशन है और रीजन भी है. ओके, सो फ्रेंड्स, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the fifth question is, translate the following statements into chemical equations and then balance them. तो ये हमें chemical reactions given है, इनकी हमें chemical equation बनानी है और फिर इनको balance करना है. ठीक है, तो ऐसे questions हमने अभी पहले solve किए थे. सो वैसे ही ये questions है, आप इसकी chemical equation बनाओगे and then आप उसको balance करोगे. ओके, so let's solve. सो इसके 4 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट इज हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. तो ये रिएक्शन है, इसकी हम इक्वेशन बनाते हैं. तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2, ठीक है, एंड नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है N2.
आपस में इन्होंने ये रिएक्ट हुए और क्या बना, एमोनिया बना। एमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन है। अब हमें इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड नाइट्रोजन का सिर्फ एक ही एटम है। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होनी चाहिए दोनों साइड। तो यहाँ पर 2 एटम्स हैं तो यहाँ पर भी 2 एटम्स होने चाहिए। तो इस पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब नाइट्रोजन के 2 एटम्स हो गए, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स तो ये हैं और 2 हमने इसके आगे लगा दिया। तो अब ये जो 2 लगाया है ये पूरे इस कंपाउंड के लिए, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड हाइड्रोजन के टोटल 2 × 3 6 एटम्स हो गए हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट वाली साइड हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं और रिएक्टेंट वाली साइड हाइड्रोजन के सिर्फ 2 एटम्स हैं। तो अब यहाँ पर भी हमें 6 एटम्स करने पड़ेंगे हाइड्रोजन के। तो क्या करेंगे, हम इस हाइड्रोजन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब कितने एटम्स हो गए, 3 × 2 6 एटम्स हो गए। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब अपनी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं दोनों साइड और नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ पर लिखा है 3H2 और प्लस N2 गिव्स 2NH3, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। ब्रैकेट में आप स्टेट भी लिख सकते हो कि वो कौन सी स्टेट में है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस है तो ये गैसीय स्टेट में है। ऐसी जो नाइट्रोजन है वो भी एक गैस है, तो ब्रैकेट में हम G लिखेंगे बिकॉज ये गैसीय स्टेट में है। एंड एमोनिया भी एक गैस है, इसीलिए इसको भी हम G से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। So the second part is hydrogen sulfide gas burns in air to give water and sulfur dioxide. तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये गैस एयर में बर्न हो रही है। एयर में बर्न होने का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है, ठीक है। जब भी ऐसे आपके पास क्वेश्चन में लिखा होता है कि एयर में बर्न होना, एयर में बर्न हो रही है कोई चीज़, इसका मतलब वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस एयर में बर्न हो रही है, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है। ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है O2, ठीक है। तो हम O2 लिख देंगे। देन गैस बर्न करने के बाद क्या हो रहा है, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2 सॉरी। सो ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। अब ये हमारी केमिकल इक्वेशन है। अब हम इसको बैलेंस कर देंगे। तो हम हर एक एलिमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, यहाँ रिएक्टेंट वाली साइड और प्रोडक्ट वाली साइड भी हाइड्रोजन के 2 ही एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। सल्फर की बात करते हैं। सल्फर का भी एक ही एटम है यहाँ पर एंड यहाँ पर भी एक ही एटम है, तो सल्फर भी बैलेंस्ड है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं एंड यहाँ प्रोडक्ट वाली साइड ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स ये हैं और 1 एटम ये है, तो टोटल 3 एटम्स हैं। तो प्रोडक्ट वाली साइड ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं और रिएक्टेंट वाली साइड सिर्फ 2 ही एटम्स हैं। तो यहाँ पर भी 3 एटम्स होने चाहिए बिकॉज यहाँ 3 एटम्स हैं। लेकिन ऐसे तो हम 3 कर नहीं सकते बिकॉज हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 आएगा, ऐसे तो कोई नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 एटम्स हो चुके हैं। तो ऑक्सीजन के यहाँ पर 6 एटम्स हो गए। अब यहाँ पर भी हम ऑक्सीजन के 6 एटम्स कर सकते हैं नंबर से मल्टीप्लाई करके। कैसे, देखो ऑलरेडी 3 एटम्स ऑक्सीजन के यहाँ पर प्रेजेंट हैं, हमें 6 एटम्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम्स हो गए और इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए। तो 4 + 2 कितने, 6 एटम्स। तो प्रोडक्ट वाली साइड भी ऑक्सीजन के 6 एटम्स हो गए और रिएक्टेंट वाली साइड भी ऑक्सीजन के 6 एटम्स हो गए। दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पर 3 × 2 = 6 एटम्स हो गए ऑक्सीजन के एंड यहाँ पर 6 एटम्स कैसे हुए हैं, 2 हमने यहाँ पर SO2 के आगे लगा दिया। तो ये जो 2 लगाया हमने इसके आगे, ये सल्फर के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हुए, 2 ऑलरेडी यहाँ पर थे और 2 हमने लगा दिया। तो 2 × 2 = 4 एटम्स हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने वाटर के आगे भी 2 लगा दिया। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन के इतने एटम्स हो गए, ये दोनों के लिए 2, हाइड्रोजन के लिए भी ऑक्सीजन के लिए भी है। तो 2 ऑक्सीजन के एटम्स हो गए। तो यहाँ पर 4 एटम्स है, यहाँ पर 2 एटम्स है। तो 4 + 2 6 एटम्स हो गए ऑक्सीजन के, ठीक है। अब हमने ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन अब जो ये हमने 2 SO2 और H2O के आगे ये 2 लगा दिया है, इस वजह से जो हाइड्रोजन और सल्फर है वो डिसबैलेंस हो गए हैं। कैसे, देखो हमने यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के आगे 2 लगा दिया, मतलब सल्फर के भी 2 एटम्स हो गए, लेकिन सल्फर का सिर्फ एक ही एटम है।
रिएक्टेंट वाली साइड, और हमने यहाँ पर H2O के आगे भी 2 लगा दिया, मतलब हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए, जबकि हाइड्रोजन के सिर्फ 2 ही एटम्स हैं। तो अब हमें हाइड्रोजन और सल्फर को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ रिएक्टेंट वाली साइड हम बैलेंस करेंगे ना, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा है यहाँ पर कम है, तो हम इसलिए रिएक्टेंट वाली साइड बैलेंस करेंगे। तो हम यहाँ पर H2S, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसके आगे हम 2 लगा देंगे, बिकॉज इसके आगे जब हम 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए, 4 हो गए, और सल्फर के 2 एटम्स हो गए, और अब हमारा हाइड्रोजन और सल्फर भी बैलेंस हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर हम रिएक्टेंट वाली साइड की बात करें तो रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, प्रोडक्ट वाली साइड हाइड्रोजन के कितने, 4 ही एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन बैलेंस। अब सल्फर की बात करते हैं, सल्फर के यहाँ पर 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट वाली साइड, और प्रोडक्ट वाली साइड भी 2 ही एटम्स हैं, तो सल्फर भी बैलेंस्ड है। और ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस्ड है ही, 6 एटम्स यहाँ पर है और 6 एटम्स यहाँ पर है, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है सेकेंड पार्ट की, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। ये यहाँ पर जो आंसर है ये थोड़ा गलत लिखा है, दिस इज रॉन्ग। करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन ये है, ठीक है। सॉरी फॉर द मिस टाइपिंग, यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, लेकिन ये करेक्ट बैलेंस इक्वेशन ये है, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हो। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। सो ये सेकेंड पार्ट था। Now let's talk about the third part. So third part is barium chloride reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride and a precipitate of barium sulfate. तो ये रिएक्शन है, इसको हम इसकी सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशन बनाएंगे, देन उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड। इट इज रिएक्टिंग विद एल्यूमिनियम सल्फेट। सो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है La2SO4 एंड ब्रैकेट के बाहर 3, ठीक है। एल्यूमिनियम Al से रिप्रेजेंट करते हैं और सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4। तो एल्यूमिनियम की 2 एटम्स हैं और सल्फेट के 3 एटम्स हैं, इसलिए हमने ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा है, ठीक है। अब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और क्या दे रहे हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है AlCl3, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है BaSO4, ठीक है। सो ये बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला और ये प्रेसिपिटेट है, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, रिएक्शन के बाद जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, जो डिसॉल्व नहीं होता है, जो सॉल्युबल नहीं होता है, वो प्रेसिपिटेट होता है। और इस रिएक्शन को जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। ये सारा कुछ हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, ओके। सो ये प्रेसिपिटेट बना है बेरियम सल्फेट का। अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना हमें आता है, हम इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेरियम की बात करते हैं। तो बेरियम के कितने एटम्स हैं, रिएक्टेंट वाली साइड बेरियम का एक ही एटम है, यहाँ पर हम देख सकते हैं बेरियम का एक ही एटम है। प्रोडक्ट वाली साइड भी बेरियम का एक ही एटम है, तो बेरियम बैलेंस्ड है। अब बात करते हैं क्लोरीन की। तो यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम्स हैं एंड यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड प्रोडक्ट वाली साइड क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं। तो क्लोरीन बैलेंस नहीं है, हमें क्लोरीन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लोरीन के 3 एटम्स हैं, यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, तो जिस साइड कम होता है उस साइड हम बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पर इसको हम इस पूरे BaCl2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्लोरीन के कितने एटम्स हो चुके हैं, 3 2 6 एटम्स हो चुके हैं, ठीक है। तो अब क्लोरीन के 6 एटम्स हो गए। अब यहाँ पर भी हम क्लोरीन के 6 एटम्स कर सकते हैं, कैसे, हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 3 6 होता है। यहाँ पर भी क्लोरीन के 6 एटम्स हो गए, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। लेकिन अब जो बेरियम, ठीक है, क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया। अब एल्यूमिनियम की बात करते हैं। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं एंड यहाँ पर भी एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं, तो एल्यूमिनियम बैलेंस्ड है, ठीक है। अब सल्फेट की बात करते हैं। तो यहाँ पर सल्फेट के 3 एटम्स हैं एंड यहाँ पर सल्फेट का सिर्फ एक ही एटम है, तो हम क्या करेंगे, हम सल्फेट को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर 3 एटम्स हैं, यहाँ पर एक ही एटम है, तो इस पूरे को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इस पूरे को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सल्फेट के 3 एटम्स हो जाएंगे और सल्फेट भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी जो ये इक्वेशन है ये बैलेंस हो चुकी है। आप चेक कर सकते हो बेरियम के कितने एटम्स हैं, यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड 3 एटम्स हैं एंड यहाँ पर भी बेरियम के 3 एटम्स हैं, तो बेरियम बैलेंस है। अब बात करते हैं क्लोरीन के। तो क्लोरीन के 6 एटम्स हैं, यहाँ पर 3 2 6 एंड यहाँ पर भी क्लोरीन के 6 एटम्स हैं, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं, बैलेंस्ड है। सल्फेट के 3 एटम्स हैं और यहाँ पर भी सल्फेट के 3 एटम्स हैं, सो सल्फेट भी बैलेंस हो गया, ठीक है।
ये सल्फेट की ये जो SO4 लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि 4 एटम्स हैं, जो सल्फेट है उसका फॉर्मूला ही SO4 होता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। सल्फेट SO4 ये सल्फेट का एक एटम माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सल्फेट के 3 एटम्स हो गए। तो ऐसे हमारी ये पूरी जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो चुकी है। तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। सो इसका आंसर है थर्ड पार्ट का 3BaCl2 plus Al2SO4 gives 2AlCl3 and 3BaSO4, ठीक है। और ये नीचे वाली एरो क्यों लिखी है? इसका नीचे वाली एरो लगाने का मतलब होता है कि वो प्रेसिपिटेट है, ठीक है। जब कोई गैस प्रोड्यूस होती है तो हम ऊपर की एरो से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जब कोई प्रेसिपिटेट बनता है तो उसको हम नीचे की एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये ब्रैकेट में इनके स्टेट्स लिखे हुए, ठीक है। सो ये थर्ड पार्ट है। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट है पोटेशियम मेटल reacts with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas। तो पोटेशियम मेटल का फॉर्मूला होता है K, ठीक है। ये इसका सिंबल है, ठीक है। जो पोटेशियम मेटल है वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। सो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। ये रिएक्ट कर रहा है और क्या दे रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH, पोटेशियम का फॉर्मूला होता है K एंड हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2, ठीक है, H2। ये केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पोटेशियम की। तो यहाँ पर पोटेशियम का एक ही एटम है, यहाँ पर भी पोटेशियम का एक ही एटम है। पोटेशियम हमारा बैलेंस है। हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं एंड यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? एक एटम ये है और 2 एटम्स ये हैं। तो 1 + 2 3 एटम्स हैं। हाइड्रोजन के प्रोडक्ट वाली साइड 3 एटम्स है और रिएक्टेंट वाली साइड सिर्फ 2 ही एटम है। तो यहाँ पर हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए, 2 2 = 4 एटम्स हो गए, और यहाँ पर 3 एटम्स ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पर भी हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो चुके हैं। आप देख सकते हो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स यहाँ पर हैं एंड यहाँ पर हाइड्रोजन के ऑलरेडी 2 एटम्स थे। तो 2 + 2 4। तो प्रोडक्ट वाली साइड हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए एंड यहाँ पर भी 4 एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं एंड यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस्ड है, ओके। सो नाउ लेट्स अब लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर 2 लगाया तो अब हमारा जो पोटेशियम है वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 लगा दिया तो पोटेशियम के 2 एटम हो गए, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम का सिर्फ एक ही एटम है। तो इसके आगे भी हम 2 लगा देंगे तो अब हमारा ये जो पोटेशियम है ये भी बैलेंस हो चुका है। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। आप देख सकते हो पोटेशियम के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर भी पोटेशियम के 2 एटम्स हैं। हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। सो फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा 2K + 2H2O gives 2KOH + H2, ठीक है। और ये ब्रैकेट में इनके स्टेट लिखे हुए हैं। तो ये फोर्थ पार्ट का आंसर है, ठीक है। सो ये हमारा 5th क्वेश्चन था। इसमें बस हमें इन केमिकल रिएक्शंस की इक्वेशंस बनानी थी एंड देन उनको बैलेंस करना था। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करोगे, उतना ही ज़्यादा आप एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। और अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर आपको बैलेंस करना नहीं आ रहा है, तो आप मेरी फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और मैंने दो मेथड से आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना सिखाया। तो आप मेरे वो वीडियोस देख सकते हैं इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम। सो ये हमारा 5th क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द 6th क्वेश्चन इज बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। सो हमें 4 केमिकल इक्वेशंस दिए हैं और हमें इन्हें बैलेंस करना है। तो बैलेंस कर हमने बहुत ही केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर ही लिया है। तो देखो पहली केमिकल इक्वेशन है HNO3 + CaOH2 यानी कि निट्रिक एसिड। HNO3 यानी कि निट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर यानी कि H2O। तो हमें इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि इस केमिकल इक्वेशन में कौन कौन से, इस केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। उसके बाद हम उसके नंबर देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड कितने प्रेजेंट है, प्रोडक्ट साइड कितने प्रेजेंट है। फिर हम नंबर्स पुट करके उन्हें इक्वल करेंगे। ओके तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। सो रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड 2 एटम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हो गया 2HNO3। अब आगे बढ़ते हैं नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स हो गए और यहाँ पर कितने एटम्स प्रेजेंट है, 1,
2, 1 into 2 क्या होता है 2 ही होता है। सो 2 एटम्स प्रोडक्ट साइड भी प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। सो यहाँ पर कितने हो गए 2 3 जा 6 ऑक्सीजन के एटम्स प्लस 2, तो टोटल कितने हो गए 6 + 2 8 एटम्स। प्रोडक्ट साइड देखते हैं। सो प्रोडक्ट साइड 3 2 जा 6 एंड यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे? क्योंकि देखो 3 2 जा 6 थे, यहाँ पर 1 था, सो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 6 + 2 क्या होते हैं 8 ही होते हैं, और यहाँ पर रिएक्टेंट साइड 8 ही आइटम्स हैं। सो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड ये हमारा बैलेंस है, क्योंकि कैल्शियम का भी 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड इसके भी 1 ही एटम है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हम बैलेंस कर ही चुके हैं। सो फ्रेंड्स ये हमारा था पहली केमिकल इक्वेशन, बहुत ईजी है। सेकेंड रीड करते हैं। सो सेकेंड केमिकल इक्वेशन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। तो इसे कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं सोडियम की। सो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड सोडियम का 1 एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर 1 एटम है, इधर 2 एटम प्रेजेंट है, सो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो सोडियम के 2 एटम्स हो गए। एंड अब देखो यहाँ पर जैसे हमने 2 पुट करा तो ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हो गए, यहाँ पर 4 थे, तो टोटल कितने हो गए 6 हो गए। और यहाँ पर कितने प्रेजेंट है 4 + 1 5 प्रेजेंट है, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर 4 थे, अभी जैसे हमने पहले में करा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, सो इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसे भी 2 कर दिया, क्योंकि 4 + 2 क्या होते हैं 6 होते हैं। सो ये भी हमारा हो गया बैलेंस। यहाँ पर भी 6 एटम्स है ऑक्सीजन के, इधर भी 6 एटम्स है। सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। सो यहाँ पर 2 है हाइड्रोजन के 2 एंड इट विल बी 4, सो टोटल कितने हो गए 4, और यहाँ पर भी 2 2 जा 4 ही एटम्स प्रेजेंट है। हाइड्रोजन भी बैलेंस है, सो हाइड्रोजन कर दिया। अब सल्फर SO4 हमने बैलेंस कर ही दिया था। ओके, तो ये भी हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। देखो हम कितनी जल्दी जल्दी इनको बैलेंस कर रहे हैं, जस्ट नंबर पुट करना है, एक बार रीचेक करना है इक्वेशन को, एंड द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। थर्ड है NaCl प्लस AgNO3 यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। सो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इसे बैलेंस करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो सोडियम का यहाँ पर 1 एटम प्रेजेंट है, इधर कितने प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 1 एटम प्रेजेंट है। क्लोरीन का यहाँ पर 1 एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 1 ही प्रेजेंट है। सिल्वर का यहाँ पर 1 है, इधर भी 1 ही है। नाइट्रेट भी 1 है, ये तो पूरी इक्वेशन ही बैलेंस्ड है फ्रेंड्स, ये पूरी पहले से ही बैलेंस्ड है। ओके, तो इसे हमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब फोर्थ केमिकल इक्वेशन है बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसे हम कैसे बैलेंस करेंगे? देखो सबसे पहले बात करते हैं बेरियम की। बेरियम का यहाँ पर 1 एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 1 है। अगला क्लोरीन के यहाँ पर 2 एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर 1 एटम प्रेजेंट है, सो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 एटम्स हो गए। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। सो हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स प्रेजेंट है और यहाँ पर भी 2 ही एटम्स प्रेजेंट है। SO4 एंड SO4 ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सो इसका आंसर भी रीड कर लेते हैं BaCl2 H2SO4 BaSO4 एंड 2HCl। सो ये भी हमने केमिकल इक्वेशन कर दी बैलेंस। सो फ्रेंड्स बहुत इजी केमिकल इक्वेशंस थी, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई हैं, और इनकी बैलेंसिंग से रिलेटेड एग्जाम्स में जरूर क्वेश्चंस आएंगे। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. So the 7th question is write the balanced chemical equation for the following reactions. तो ये reactions हमें given है, इनकी हमें balanced chemical equation लिखनी है। तो ऐसे questions हम बहुत सारे अभी solve कर चुके हैं, तो I hope आपको balancing करना अच्छे से आ गया होगा। तो हमें इन chemical reactions की equations बनानी, फिर उनको balance करना है, ठीक है। So start करते हैं। So first part is calcium hydroxide plus carbon dioxide gives calcium carbonate and water. तो calcium hydroxide का फॉर्मूला होता है CaOH2, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, ये रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। रिएक्ट करने के बाद प्रोड्यूस हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3 एंड साथ में वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। सो चेक करते हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम का यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड सिर्फ 1 ही एटम है एंड यहाँ पर भी सिर्फ 1 ही एटम है, तो कैल्शियम बैलेंस्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कार्बन की। तो कार्बन का यहाँ पर 1 एटम है एंड यहाँ पर कार्बन का सिर्फ 1 ही एटम है, तो कार्बन भी बैलेंस्ड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 एटम्स है, यहाँ पर OH के पूरे ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, मतलब ये जो 2 है ये ऑक्सीजन के लिए भी है, हाइड्रोजन के लिए भी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं एंड यहाँ पर 2 एटम्स हैं, तो 2 + 2 4 एटम्स हैं रिएक्टेंट वाली साइड।
अब प्रोडक्ट वाली साइड कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स यहाँ है और 1 एटम यहाँ है, तो 3 + 1 4 एटम्स। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, यहाँ पर भी 4 एटम्स है, यहाँ पर भी 4 एटम्स है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ये 2 एटम्स हो गए, एंड प्रोडक्ट वाली साइड भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये ऑलरेडी बैलेंस है, सारे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एक एलिमेंट के वो इक्वल हैं दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड इक्वल है। सो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर है CaOH2 + CO2 gives CaCO3 + H2O। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सो द सेकेंड पार्ट इज जिंक + सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट + सिल्वर। तो अब इसकी इक्वेशन बना के इसको बैलेंस करते हैं। तो जिंक का फॉर्मूला होता है Zn, ठीक है, प्लस सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3, ठीक है। सिल्वर का सिंबल होता है Ag और नाइट्रेट हो गया NO3, सो AgNO3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ये दोनों रिएक्ट करते हैं एंड देते हैं जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है ZnNO3 एंड ब्रैकेट में 2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जिंक नाइट्रेट एंड प्लस सिल्वर का फॉर्मूला होता है Ag, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ। जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3 एंड ब्रैकेट में 2 प्लस सिल्वर का फॉर्मूला होता है Ag, ठीक है, सिंबल होता है इसका Ag, ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जिंक की बात करते हैं। तो यहाँ पर जिंक का एक एटम है रिएक्टेंट वाली साइड एंड प्रोडक्ट वाली साइड भी एक ही एटम है, तो जिंक बैलेंस्ड है ऑलरेडी। अब बात करते हैं सिल्वर की, मतलब Ag की। Ag का यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर भी एक एटम है, तो सिल्वर भी बैलेंस्ड है। अब बात करते हैं नाइट्रेट की। तो नाइट्रेट का यहाँ पर एक एटम है एंड यहाँ पर नाइट्रेट के 2 एटम्स हैं, तो नाइट्रेट हमारा बैलेंस नहीं है, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 एटम्स हैं, यहाँ पर एक एटम है, तो यहाँ बैलेंस करेंगे हम, तो इसके आगे हम 2 लगा देंगे। तो अब नाइट्रेट के 2 एटम्स हो गए, यहाँ पर भी 2 एटम्स हैं, यहाँ पर भी 2 एटम्स हैं, तो अब नाइट्रेट हमारा NO3 ये बैलेंस हो चुका है। लेकिन अब हमने इसके आगे 2 लगा दिया, तो इस वजह से जो सिल्वर है इसके 2 एटम्स हो चुके हैं, बिकॉज ये जो 2 लगा है ये Ag के लिए भी है, NO3 के लिए भी है। तो अब यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड सिल्वर के 2 एटम्स हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही एटम है, तो यहाँ पर भी हमें सिल्वर के 2 एटम्स करने पड़ेंगे, तो इसके आगे हम 2 लगा देंगे। तो अब सिल्वर के भी 2 एटम्स हो गए, ठीक है। अब हमारी ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो चुकी है, दोबारा आप चेक कर सकते हो। जिंक हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर भी 2 एटम्स हैं। नाइट्रेट भी हमारा बैलेंस है, बिकॉज नाइट्रेट के 2 एटम्स हैं एंड यहाँ पर भी 2 एटम्स हैं, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट का आंसर है ये, यहाँ पर लिखा हुआ है Zn + 2AgNO3 gives ZnNO3 + 2Ag। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। सो द थर्ड पार्ट इज एल्यूमिनियम + कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड + कॉपर, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, अब तो हम इतने सारे बैलेंसिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, सो आई होप आप इसमें परफेक्ट हो गए होगे, इजीली आप इनको बैलेंस कर लोगे, ठीक है। सो अब इनको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। एल्यूमिनियम का फॉर्मूला होता है Al, ठीक है, इसका सिंबल होता है Al एंड कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CuCl2 कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। ये दोनों रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3 एंड कॉपर का फॉर्मूला होता है Cu, ठीक है, सो प्लस Cu, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्यूमिनियम की। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का एक एटम है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम का एक एटम है, सो इट इज बैलेंस्ड। बात करते हैं कॉपर की। तो यहाँ पर भी कॉपर का एक एटम है, यहाँ पर भी कॉपर का एक एटम है, कॉपर बैलेंस है। क्लोरीन की बात करते हैं। तो यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड क्लोरीन के 2 एटम्स हैं एंड प्रोडक्ट वाली साइड क्लोरीन के 3 एटम्स हैं, तो हमें क्लोरीन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 एटम्स हैं, यहाँ पर 2 एटम्स हैं, तो इस साइड हम बैलेंस करेंगे। तो इस साइड हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो अब यहाँ पर क्लोरीन के कितने एटम्स हो चुके हैं, 3 × 2 6 एटम्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन के 6 एटम्स हो गए। ऐसे अब यहाँ पर भी हम क्लोरीन के 6 एटम्स कर सकते हैं। 3 एटम्स ऑलरेडी हैं, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, तो अब क्लोरीन के यहाँ पर 2 × 3 6 एटम्स हो चुके हैं, तो क्लोरीन भी हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन अब इसके आगे हमने 2 लगा दिया, तो इसके आगे हमने 3 लगा दिया, तो इस वजह से कॉपर के भी कितने 3 एटम्स हो गए। लेकिन इस साइड तो कॉपर का सिर्फ एक ही एटम है, तो इसको भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए अब यहाँ पर हम कॉपर के आगे 3 लगा देंगे। तो अब कॉपर के भी 3 एटम्स हो गए, यहाँ पर कॉपर के 3 एटम्स हैं, यहाँ पर भी कॉपर के 3 एटम्स हैं, ठीक है। अब एल्यूमिनियम को भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा, बिकॉज 2 हमने इसके आगे लगाया, तो एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हो गए और यहाँ पर सिर्फ एक ही एटम है, तो इसके आगे भी हम 2 लगा देंगे। तो अब एल्यूमिनियम के भी 2 एटम्स हो गए, ठीक है।
सो अब ये हमारी जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो चुकी है, आप इसको चेक कर सकते हो। यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम के एटम्स हैं, यहाँ पर भी 2 एल्यूमिनियम के एटम्स हैं, यहाँ पर 3 कॉपर के एटम्स हैं, यहाँ पर भी 3 कॉपर के एटम्स हैं, यहाँ पर 6 क्लोरीन के एटम्स हैं एंड यहाँ पर भी 6 क्लोरीन के एटम्स हैं। सो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। सो ये थर्ड पार्ट का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है 2Al plus 3CuCl2 gives 2AlCl3 plus 3Cu। ठीक है, सो ये थर्ड पार्ट का आंसर है। यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट। अब फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो फोर्थ पार्ट इज बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं, देन बैलेंस करते हैं। सो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 प्लस इट रिएक्ट्स विद पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4। ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है KCl। ठीक है, सो ये पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेरियम की। तो यहाँ पर बेरियम का एक एटम है, यहाँ पर भी बेरियम का एक एटम है, सो इट इज बैलेंस्ड। अब बात करते हैं क्लोरीन की। तो यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर क्लोरीन का एक ही एटम है, तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। सो यहाँ 2 एटम्स हैं, यहाँ पर एक एटम है, तो यहाँ बैलेंस करेंगे हम। सो इसके आगे हम 2 लिख देंगे। तो अब क्लोरीन के 2 एटम्स हो चुके हैं इस साइड भी, तो अब क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया। अब पोटेशियम की बात करते हैं। तो पोटेशियम के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, यहाँ पर भी पोटेशियम के 2 एटम्स हैं, सो पोटेशियम भी हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब सल्फेट की बात करते हैं, SO4। तो यहाँ पर SO4 का एक ही एटम है, यहाँ पर भी SO4 का एक ही एटम है, सो सल्फेट ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो ये हमारी फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, बेरियम का एक एटम है दोनों साइड, क्लोरीन के भी 2 एटम्स हैं दोनों साइड एंड पोटेशियम के भी 2 एटम्स हैं दोनों साइड और सल्फेट का एक ही एटम है। ठीक है, सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो फोर्थ पार्ट का आंसर है BaCl2 प्लस K2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2KCl। तो ये फोर्थ पार्ट का आंसर है। ओके, यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। बैलेंसिंग द इक्वेशन बहुत ही इजी है। आप जितनी इक्वेशंस को बैलेंस करोगे उतनी ही ज़्यादा आप इसमें परफेक्ट होते जाओगे। ओके, सो दिस वाज द 7th क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the 8th question is write the balanced chemical equation for the following and identify the type of reaction in each case. So friends, यहाँ पे हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो हमें बताना है कि ये जो केमिकल इक्वेशन है हमें इन्हें बैलेंस करना है, उसके बाद हमें बताना है कि ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये किस टाइप के केमिकल रिएक्शन है। ओके, तो देखो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। सो यहाँ पर ध्यान रखना है बेरियम ब्रोमाइड है। ओके, अब इसको हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले इसकी इक्वेशन को बनाते हैं, देन वी विल बैलेंस इट। तो देखो इसकी इक्वेशन क्या होगी, पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि KBr, ये हो गया पोटेशियम ब्रोमाइड, क्योंकि पोटेशियम यानी कि K एंड ब्रोमाइड यानी कि Br, प्लस बेरियम आयोडाइड यानी कि BaI, आयोडाइड यानी कि I2। ओके, दिस गिव्स क्या देता है ये, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। पोटेशियम आयोडाइड यानी कि KI प्लस देन बेरियम ब्रोमाइड यानी कि BaBr2। ओके, सो दिस इज बेरियम ब्रोमाइड। अब इसे हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेशियम की। सो यहाँ पर पोटेशियम का एक एटम है, यहाँ पर भी एक एटम है, ठीक है। ब्रोमाइड का यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर 2 एटम है, सो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें जैसे इसे 2 से मल्टीप्लाई करा तो पोटेशियम भी 2 बन गया, तो यहाँ पर भी हमें 2 पुट करना होगा। वापस चेक करते हैं, पोटेशियम के 2, यहाँ पर भी 2, ब्रोमाइड के भी 2 एटम्स, यहाँ पर भी 2 ही एटम्स हैं। Ba यानी कि बेरियम के यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर भी एक एटम है। आयोडाइड का 2 है, यहाँ पर भी 2 1 जा 2 ही है। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई बैलेंस। 2KBr प्लस BaI2 गिव्स 2KI प्लस BaBr2। सो अब यहाँ पर आप आंसर को भी रीड कर सकते हो। ओके, अब फ्रेंड्स ये अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हमें बताना है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो किस टाइप का है। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि पहले ये था पोटेशियम ब्रोमाइड एंड बेरियम आयोडाइड, और केमिकल रिएक्शन के बाद ये बन गया पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पर क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, आयंस का डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। जैसे कि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर 2 एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पहले पोटेशियम ब्रोमाइड था
तब बाद में बन गया पोटेशियम आयोडाइड, ये बैरियम आयोडाइड था, ये बैरियम ब्रोमाइड बन गया। सो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ईजी है। अब सेकेंड केमिकल रिएक्शन को रीड करते हैं। सो जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये एक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। पहले ये क्या था, जिंक कार्बोनेट था और ये टूट गया, किसमें टूट गया, दो सब्सटेंसेस में, जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ओके, तो ये इसमें डिवाइड हो गया। सो ऑब्वियसली दिस इज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, एक बार बैलेंस कर देते हैं। सो जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला है ZnCO3, CO3 यानी कि कार्बोनेट। ये डीकम्पोज हुआ, दिस गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो ये जो इक्वेशन है ये पहले से ही बैलेंस्ड है, इसलिए हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर Zn का एक एटम है, यहाँ पर भी एक एटम है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 एटम्स हैं, यहाँ पर एक एटम प्लस 2, 1 + 2 इज 3 एटम्स। सो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, कार्बन भी बैलेंस्ड है। सो दिस इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब फ्रेंड्स हमारी थर्ड केमिकल इक्वेशन है हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। सो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो चीज कंबाइन हो रही हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रही हैं। सो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोराइड क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इज द प्रोडक्ट। ओके, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हमने इसका आंसर कर दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम इसे बैलेंस करते हैं। सो सबसे पहले इसकी जो केमिकल इक्वेशन है उसे लिख लेते हैं। सो हाइड्रोजन यानी कि H2 प्लस क्लोराइड यानी कि Cl2 गिव्स HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। सो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर क्लोराइड के 2 एटम्स है, यहाँ पर एक एटम है। सो इस पूरे को ही हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये भी हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हो गए और क्लोरीन के भी 2 एटम्स हो गए। सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, अब फोर्थ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। फोर्थ है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। सो ये तो हमें देखने से पता चल रहा है ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, देखो ये था पहले मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद ये जो हाइड्रोजन था हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये बाहर आ गया और मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम इसे बैलेंस करते हैं। सो मैग्नीशियम यानी कि Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन यानी कि MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। ओके, सो ये केमिकल इक्वेशन। Mg यहाँ पर एक एटम है, मैग्नीशियम का यहाँ पर भी एक एटम है, हाइड्रोजन का इधर एक एटम है, इधर भी इधर 2 एटम्स है। सो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्लोरीन के 2 एटम्स हो गए और यहाँ पर क्लोरीन के 2 ही एटम्स हैं। सो ये हमारी हो गई इक्वेशन बैलेंस्ड। ओके, यहाँ पर आंसर भी यही आप रीड कर सकते हो। ओके, एंड दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो आई होप आपको ये चारों केमिकल रिएक्शंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं। हमने इसके टाइप भी डिस्कस कर लिए और इन्हें हम कैसे बैलेंस करेंगे वो भी डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो the next question is question number 9. So the 9th question is, what does one mean by exothermic and endothermic reactions? Give examples. तो हमें बताना है कि endothermic और exothermic reactions क्या होते हैं और इनके हमें साथ साथ examples भी देने, ठीक है। So exothermic reaction क्या होता है, those reactions in which heat is evolved are known as exothermic reactions. जिन reactions में heat evolve होती है, मतलब heat produce होती है, वो exothermic reaction होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है एक्सोथर्मिक, मतलब रिएक्शन के बाद जो हीट है वो प्रोड्यूस हो रही है, एग्जिट हो रही है, दैट्स व्हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसको बोला जाता है, ठीक है। An exothermic reaction is indicated by writing plus heat on the product side of an equation. और प्रोडक्ट की साइड हम प्लस हीट लिख देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ये दिखाने के लिए कि प्रोडक्ट में हीट भी प्रोड्यूस होती है, बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम प्लस हीट लिख देते हैं प्रोडक्ट वाली साइड इक्वेशन के, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमने ले लिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। देन नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स एमोनिया एंड साथ में हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो ये इसके 2 एग्जांपल्स हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसका बिल्कुल अपोजिट है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो वो रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। नाम से पता चल रहा है एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
CaCO3 इज व्हेन वी प्रोवाइडेड हीट, तो ये बनता है CaO प्लस CO2। तो जब हम CaCO3 को हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट ऑब्जॉर्व करता है ये, तब CaO और CO2 प्रोड्यूस होता है। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। इसमें हमने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हाई आर डीकंपोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। तो देखो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हम डीकंपोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों कहते हैं, और इन दोनों ही रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स भी दो। तो देखो यार नाम से क्लियर हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक चीज को फॉर्म करे। डीकंपोजिशन यानी कि जब एक सब्सटेंस डीकंपोज हो जाए, वो टूट जाए और दो सब्सटेंसेस में, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में, इसे हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो इन अ डीकंपोजिशन रिएक्शन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल 2H2O, जब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब पास करवाते हैं, सो इट डिवाइड्स इनटू H2 प्लस O2, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब हम पानी में से इलेक्ट्रिसिटी को मतलब पास करवाते हैं तो पानी डीकंपोज हो जाता है, जो वाटर है यानी कि H2O वो डीकंपोज हो जाता है H2 में और O2 में, यानी कि हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एंड इट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन, क्योंकि पहले ये H2O था और ये डीकंपोज हो गया दो सिंपलर सब्सटेंसेस में, H2 में और O2 में। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टाइप है व्हाइल इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, इसका अपोजिट है जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक सब्सटेंस, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करें। एग्जांपल है इसका 2H2 प्लस O2 कॉम्बिनेशन गिव्स H2O। तो इसका अपोजिट हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, वाटर फॉर्म करते हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म है, और ये H2 और O2 ये दोनों ही गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, एंड दिस विल फॉर्म H2O बाय द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दोनों के अपने एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए, क्या होते हैं डेफिनेशन डिस्कस कर ली। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the 12th question is, write one equation each for the decomposition reactions where energy is supplied in the form of heat, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल लिखने जिसमें जो एनर्जी है वो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में प्रोवाइड करी गई। तो हमें हर एक का इसका एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जब इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये डीकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है और यहाँ पर हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एनर्जी हम हीट की फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। That calcium carbonate decomposes in calcium oxide and carbon dioxide when we provide heat to it, ठीक है। तो ये पहला डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लाइट प्रोवाइड करेंगे एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो द सेकंड एग्जांपल इज सिल्वर ब्रोमाइड। तो जब सिल्वर ब्रोमाइड AgBr इसका ये फॉर्मूला है, तो जब सिल्वर ब्रोमाइड को हम लाइट प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी को लाइट के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, तब वो डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और ब्रोमीन में, ठीक है। सो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बिकॉज ऑब्वियसली एक कंपाउंड दो एलिमेंट्स में डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और यहाँ पर ये डिकम्पोज हुआ जब हमने लाइट प्रोवाइड करी, एनर्जी को लाइट की फॉर्म में प्रोवाइड किया। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया लाइट का, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होता है। तो उसका एग्जाम्पल ले लिया हमने ये वाटर का। तो वाटर मतलब H2O, जब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो वाटर ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में प्रोवाइड करी है। सो ये तीसरा एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो बहुत ही सिंपल है, आपको इनका एक एक एग्जाम्पल लिखना था कि जब एनर्जी को हम हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने लिख लिए और दूसरे एग्जाम्पल्स भी आप लिख सकते हो अगर आप जानते हो तो, ठीक है। सो ये हमारा 12th क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन।
So the 13th question is, what is the difference between displacement and double displacement reaction? Write equation for these reactions. So friends, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है. दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जहाँ पे दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट होता है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है. सो उसकी डेफिनेशन है फ्रेंड्स, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, उसके एक्वस सॉल्यूशन में से. फॉर एग्जाम्पल Fe प्लस CuSO4, सो जो कॉपर सल्फेट का जो एक्वा सोल्यूशन है उसमें जब हम आयरन का नेल, जैसे कि हमने भी एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया था, जब हम आयरन के नेल को डिप करते हैं, उसमें डुबाते हैं, तो जो आयरन है वो जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जाता है तो वो जो कॉपर है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है उसके सोल्यूशन में से, और फिर क्या फॉर्म होता है? आयरन सल्फेट का सोल्यूशन फॉर्म होता है, एक्वस फॉर्म, एंड कॉपर विच इज इन सॉलिड फॉर्म. ये एक टाइप का प्रेसिपिटेट बच जाता है. ओके, तो फ्रेंड्स ये हमने इसका एग्जांपल भी दे दिया. दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? टू रिएक्टेंट्स इन सॉल्यूशन एक्सचेंज देयर आयंस. जब दो रिएक्टेंट्स के जो दो आयंस है वो आपस की अपनी पोजीशन को रिप्लेस कर लेते हैं. कैसे रिप्लेस करते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं. देखो, जैसे कि AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड गिव सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट. तो देखो यहाँ पे जो सिल्वर नाइट्रेट था वो बन गया सिल्वर क्लोराइड, और जो सोडियम क्लोराइड था वो बन गया सोडियम नाइट्रेट. तो देखो ये कैसे एक्सचेंज हो गई पोजीशन इनकी, एलिमेंट्स की, आयंस की. इन पर चार्ज है इसलिए इनको हम आयंस कहते हैं. पॉजिटिव चार्ज है, किसी पर नेगेटिव चार्ज है. ओके, तो यहाँ पर हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया कि कैसे जो पोजीशंस हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में. सो दिस is double displacement reaction where silver nitrate and sodium chloride exchange Cl- and NO3- ions between them. So यहाँ पे यही लिखा है कि देखो जो क्लोरीन के जो नेगेटिव आयंस हैं इस पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, और जो नाइट्रेट के जो नेगेटिव आयंस है इन्होंने क्या कर लिया? आपस में रिप्लेस कर लिया. सोडियम क्लोराइड था, जो नेगेटिव आयंस थे वो किससे जुड़ गए? सिल्वर के साथ, और जो NO3 के जो नेगेटिव आयंस थे वो सोडियम के साथ जुड़ गए. तो क्या फॉर्म हुआ? AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट फॉर्म हुआ. एंड दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए. बहुत इजी है, दोनों ही आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड है. जैसे कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो आपस में रिलेटेड है, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिलेटेड है. नाउ फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 14. So question number 14 is in the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement of copper metal. Write down the reaction involved. तो सिल्वर की रिफाइनिंग में जो सिल्वर की रिकवरी है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से, उसमें कॉपर की डिस्प्लेसमेंट होती है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है. तो वो रिएक्शन हमें लिखना है. तो ये सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, ठीक है. एक्वस लिखा है, मतलब ये डिसॉल्व है, ये सोल्यूशन है इसका, ठीक है. एंड ये कॉपर मेटल है. तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो जो कॉपर है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है. ये सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है और ये कॉपर नाइट्रेट बन जाता है, एंड जो सिल्वर है वो मेटल की फॉर्म में अलग हो जाता है, ठीक है. सो सिल्वर नाइट्रेट को हम लिखते हैं AgNO3, ये एक्वस है. अब ये रिएक्ट करता है कॉपर के साथ, कॉपर मेटल, एंड देन बनता है कॉपर नाइट्रेट, क्योंकि कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है. तो ये बन गया कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 ब्रैकेट में 2, कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर मेटल अलग हो जाता है, ठीक है. तो सिल्वर का सिंबल होता है Ag, एंड देन आप फिर इस इक्वेशन को बैलेंस कर दोगे. तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व होता है सिल्वर की रिफाइनिंग में, ठीक है. आपको इक्वेशन को बैलेंस भी करना है, बिकॉज बैलेंस करने के भी मार्क्स मिलते हैं. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इक्वेशन लिख के आपको उसे बैलेंस भी करना है. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 14. लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the question number 15 is, what do you mean by a precipitation reaction? Explain by giving example. So friends, reaction का ही, chemical reaction का एक और type है precipitation reaction. ये reaction क्या होता है और हमें इसका एक example देना है. देखो इसकी definition है, a reaction in which an insoluble solid called precipitate is formed that separates from the solution is called precipitation reaction. यानी कि एक insoluble solid, यानी कि ऐसा एक solid जो उस solution में घुल नहीं रहा हो. जैसे कि हम देखते हैं ना,
पानी में जब हम मिट्टी डालते हैं तो घुलती नहीं है उसमें। सो सैंड क्या है, वो एक प्रेसिपिटेट है जो सोल्यूशन में घुलता नहीं है, मिक्स नहीं होता है। सो दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट। वैसे यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज इनसॉल्युबल सॉलिड। ये क्या होते हैं, ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट में होते हैं। इस फॉर्म डेट सेपरेट्स फ्रॉम दी सोल्यूशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिस रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ओके सो देखो इसका एग्जांपल है, व्हेन अ सोल्यूशन ऑफ आयरन क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर मिक्स्ड अ ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म। तो इसका केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है कि जब हम आयरन क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है, जब हम इन्हें मिक्स करते हैं दोनों सोल्यूशंस को, ये दोनों ही एक्वस फॉर्म में है, आप देख सकते हैं FeCl3 एक्वस फॉर्म में और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस गिव्स आयरन हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। सो ये एक पूरा केमिकल रिएक्शन है और इस पूरे केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेट है ये आयरन हाइड्रो ऑक्साइड, ये है आपका प्रेसिपिटेट FeOH3। ओके यहाँ पे डाउन एरो भी लगी हुई है, दिस रिप्रेजेंट दिस इज अ प्रेसिपिटेट। ओके और ये ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में। ओके आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। बहुत सिंपल रिएक्शन की डेफिनेशन थी और हमने इसका एग्जांपल डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16। So the 16th question is, explain the following in terms of gain or loss of oxygen with two examples each, oxidation and reduction। तो हमें oxidation reaction और reduction reaction को explain करना है ऑक्सीजन के गेन और लॉस के टर्म्स में, साथ ही हमें दो एग्जांपल्स भी देने। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिर्फ हम ऑक्सीजन के गेन और लॉस के टर्म्स में बात करें, इसलिए हम हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे डेफिनेशन में। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन ऐड होती है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हो रही है। ठीक है, सो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सल्फर। ओके दूसरा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू मैग्नीशियम। अब रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। बिल्कुल इसका अपोजिट है, जब किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है वो रिडक्शन रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर। तो जब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं, इसको जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तब कॉपर बनता है एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। तो कॉपर में से जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रही है, यहाँ पर हम इस रिएक्शन में देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड में से जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हुई और H2 के साथ जुड़ गई और वाटर बन गया। तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये रिड्यूस हो रही है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, बिकॉज इसमें से ऑक्सीजन रिड्यूस हुई और जाकर हाइड्रोजन में जुड़ गई और वाटर बन गया। ठीक है, सो दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। दूसरा एग्जाम यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, हेयर कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड। और कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है बिकॉज उसमें से ऑक्सीजन हट गई है, रिमूव हो गई है टू कॉपर बिकॉज ऑक्सीजन गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोक्साइड। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, अब जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हुई और जाकर कार्बन के साथ जुड़ गई और कार्बन मोनोक्साइड बन गया। तो जो जिंक ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो रहा है और ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, हियर जिंक ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड टू जिंक बिकॉज ऑक्सीजन गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। ठीक है, सो ये इसका आंसर है। ओके ये दोनों हमने एग्जाम्पल्स भी ले लिए। तो यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन किया है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन की टर्म्स में हमें एक्सप्लेन किया। अदरवाइज अगर आपको ऑक्सीडेशन की पूरी डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होता है। और रिडक्शन रिएक्शन होता है जब किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, वो भी एक रिडक्शन रिएक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में पूछा था इसलिए हमने वैसे डिफाइन किया है। ठीक है, सो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट। सो दिस वाज द 16th क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो
So the question number 17 is a shiny brown color and element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound formed. तो देखो यहाँ पर एक एलिमेंट है, उसको सिंबल दिया गया है X. तो जब हम उस एलिमेंट X को एयर में हीट करते हैं तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है ब्लैक में. तो हमें बताने की जो ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस फॉर्म होता है वो क्या है, वो कौन सा कंपाउंड है, उसका नाम बताना है और उस एलिमेंट X का भी नाम बताना है. सो पहला क्वेश्चन यही है. सो इसका आंसर है कॉपर. तो देखो जैसे हम जानते हैं कि जो लोहा होता है, जो आयरन होता है, वो जब एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है और भी बहुत सी गैसेस प्रेजेंट है. तो जब आयरन उसके साथ रिएक्ट करता है तो एक आयरन ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है, जो जिसे हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं. जो ब्राउन कलर का जंग लग जाता है उस पर, दैट इज रस्ट. वैसे ही जब कॉपर एयर के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक लेयर फॉर्म होती है कॉपर ऑक्साइड की, और ये जो कॉपर ऑक्साइड की लेयर होती है ब्लैक कलर की होती है. ओके, तो जो कॉपर है उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कवरिंग जम जाती है, जैसे आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की कवरिंग जम जाती है. ओके, एंड दिस कवरिंग इज द कॉपर ऑक्साइड कवरिंग. यहाँ पे यही लिखा है, द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड इज कॉपर ऑक्साइड CuO. द रिएक्शन इन्वॉल्व इज copper plus oxygen gives copper oxide CuO. Okay, and this is a balanced chemical equation. So friends, ये बहुत easy question था. Now let's move on to the next question. So the 18th question is, why do we apply paint on iron articles? जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं, मतलब जो आयरन से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उन पर हम पेंट क्यों लगाते हैं? हमें पता है रस्टिंग से बचाने के लिए, ताकि उस पर जंग ना लगे, इसके लिए हम क्या पेंट अप्लाई करते हैं आयरन के आर्टिकल्स पर. तो यही हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे, पेंट डज नॉट अलाउ आयरन आर्टिकल्स टू कम इन कंटैक्ट विद एयर वाटर एंड सेव्स आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम डैमेज ड्यू टू रस्टिंग. रस्टिंग से बचाने के लिए, क्योंकि जब भी आयरन के आर्टिकल्स एयर के कंटैक्ट में आते हैं, एयर वाटर, तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउनिश एक लेयर बन जाती है जिसको रस्ट बोलते हैं. उससे प्रिवेंट करने के लिए हम पेंट लगाते हैं. ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. अब 19th क्वेश्चन की बात करते हैं. 19th क्वेश्चन इज, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन. व्हाई? जिन फूड आइटम्स में ऑयल और फैट होता है उनको हम हमेशा नाइट्रोजन से फ्लश करके रखते हैं. ऐसा क्यों होता है? सो द रीजन इज, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, ताकि रैंसिडिटी ना हो, वो ऑक्सीडाइज ना हो. ठीक है, देखो, टू कीप फूड आइटम्स फ्रेश एंड सेव फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन. जैसे कि आपने देखा होगा कि जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं तो उसमें चिप्स बहुत कम होते हैं और हवा ज़्यादा होती है, तो वो नाइट्रोजन होती है. बिकॉज उन चिप्स में क्या होता है, ऑयल होता है, फैट होता है, इसीलिए ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, इस वजह से हम उसको नाइट्रोजन से फ्लश करके रखते हैं. ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है. सो दिस वाज द 19th क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द last question of our chapter. So the 20th question is, explain the following terms with one example each. A is corrosion, B is rancidity. So हमें फ्रेंड्स यहाँ पर दो टर्म्स दिए, corrosion and rancidity, और हमें इन्हें एक्सप्लेन करना है. तो सबसे पहले हम corrosion को एक्सप्लेन करते हैं. सो corrosion क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एक प्रोसेस है, इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस जिसमें जो प्योर मेटल्स होते हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं ड्यू टू एयर, ड्यू टू मॉइस्चर, या फिर एसिड के अटैक की वजह से भी वो खराब हो सकते हैं, कोरोड हो सकते हैं. ओके, सो इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल सच एज एन एसिड. क्योंकि जो एसिड होते हैं उनका नेचर बहुत कोरोसिव होता है, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. On their surface, example है इसका, when iron is exposed to moist air for a long period of time, its surface acquires a coating of brown flaky substance, जिसे हम कहते हैं जंग लग जाती है उसके ऊपर, called rust. Rust is mainly hydrated iron oxide. Hydrated यानी कि उसमें पानी प्रेजेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंट होते हैं उसमें, that is hydrated. So Fe2O3.XH2O, यहाँ पर XH2O इसका यही मतलब है कि ये जो रस्ट है इसमें this is hydrated, इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. और ये है पूरा केमिकल रिएक्शन. आयरन का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, ये जो एटमॉस्फेयर में जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, बारिश जैसे वाटर, तो रिएक्शन के बाद ये क्या बनता है, रस्ट बनता है. और ये रस्ट एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस होता है जो आयरन के ऊपर जम जाता है. ओके, सो अब बात करते हैं रैंसिडिटी. सो रैंसिडिटी क्या होता है, हम जानते हैं कि जो खाना होता है वो सड़ जाता है. वो क्यों सड़ता है, उसका क्या रीज़न होता है? द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रैंसिडिटी. तो देखो, जब ना, मतलब हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो जब ये खाना ऑक्सीडाइज हो जाता है, खाने में क्या प्रेजेंट है, फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट है, तो जब इनका ऑक्सीडेशन होता है तो इससे क्या होती है, स्मेल प्रोड्यूस होती है. और ये स्मेल बहुत गंदी स्मेल होती है,
एंड दिस इज नोन एज रेंसिडिटी, यानी कि खाना का सड़ जाना। ओके, जब फूड खराब हो जाता है। रेंसिडिटी स्पॉइल्स द फूड मटेरियल प्रिपेयर्ड इन फैट एंड ऑयल्स विच हैव बीन केप्ट फॉर अ कंसिडरेबल टाइम एंड मार्क्स देम अनफिट फॉर ईटिंग। ऑब्वियसली वो खराब हो जाता है, सो उसे नहीं खाना चाहिए। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करने चाहिए खाने में, ताकि जो फूड है वो ऑक्सीडाइज ना हो और वो रेंसिड ना हो। ओके, वो खराब ना हो एक टाइप से। ओके, कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स, इट कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय फ्लशिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड विद हाइड्रोजन बिफोर सीलिंग। ओके, तो अगर जो खाना है उसमें फैट्स एंड ऑयल्स होंगे ही नहीं तो वो ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा और वो खाना खराब भी नहीं होगा एंड रेंसिडिटी विल नॉट ऑकर। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। ओके, आई होप आपको दोनों अच्छे से क्लियर हो गए हैं कि कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है। हमने इनका केमिकल रिएक्शन भी डिस्कस कर लिया। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द 20th क्वेश्चन एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो फ्रेंड्स, हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। सो हमारा ये चैप्टर पूरा 100% डन हो चुका है। इसकी फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी अपलोडेड है एंड इस वीडियो में हमने सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को भी डिस्कस कर दिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड और फ्रेंड्स, हम आप सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि आप सभी हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और हम आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। so that's all for this video. Thank you so much.